तो वेलकम टू इमेजिन पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो सेकंड लेक्चर आज का है बेटा एमिनो एसिड और प्रोटीन का है। और पहले लेक्चर में आपको एमिनो एसिड के बारे में बता दिया था कि भाई एमिनो एसिड मेरे पास क्या होते हैं और उनका जो ज्यूटर आयन था वो कैसे बनता था। प्लस मैंने बता दिया था कि कौन कौन से एमिनो एसिड्स हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और कौन कौन से आपके ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भाई मेरे इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि टोटल एमिनो एसिड बेटा 20 टाइप्स के होते हैं, मतलब 20 टाइप्स ऑफ के हैं। अब उसमें से हमारे पास कौन कौन से इसेंशियल हैं और कौन कौन से बेटा हमारे पास क्या है नॉन इसेंशियल। पहली बात तो इसेंशियल का मतलब पहले हम लोगों को समझ लेना चाहिए। देखो भाई, हमारी बॉडी में कुछ एमिनो एसिड सेंसिटाइज्ड होते हैं, अपने आप बनते हैं। मतलब हमारी बॉडी में कुछ एमिनो एसिड अपने आप बनते हैं जो हमें बाहर से खाने में यानी फूड में लेने की आवश्यकता नहीं है। भाई जो बॉडी में ऑलरेडी बन रहा है वो आप खाने में लें चाहे ना लें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर जो हमारी बॉडी में बेटा नहीं बन पा रहा है उसे तो आपको बाहर फूड से ही लेना पड़ेगा, वो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। एसेंशियल का मतलब ये नहीं है बेटा ज़रूरत तो हमारे पास 20 की 20 की है, मतलब आवश्यकता तो बेटा 20 के 20 की है, मतलब ये कहना चाह रहे हैं। मगर उसमें से कुछ ऐसे हैं जो हमारी बॉडी जनरेट कर देती है, हमारी बॉडी सेंसिटाइज कर देती है, बना देती है। तो जो ऑलरेडी हमारी बॉडी बना देती है तो आप बाहर फूड से लें चाहे ना लें। मगर कुछ ऐसे हैं, कुछ क्या 10 ऐसे हैं जो हमारी बॉडी जनरेट नहीं कर पाती है, उसे आपको बाहर से फूड में ही टेक करना पड़ेगा। अगर आप उनको फूड में टेक नहीं करेंगे तो आपके लिए शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो मेरे पास कुल मिला के कह सकते हैं जो हम लोग फूड से टेक करते हैं, जो हमें बॉडी जनरेट नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं एसेंशियल। और जो बॉडी जनरेट कर रही है उसकी हमें इतनी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बॉडी में बन रहा है। तो एसेंशियल की डिफिनीशन क्या है? जो हमारी बॉडी सेंसिटाइज नहीं करती है, हमें बाहर फूड से टेक करना पड़ता है बेटा, उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं बेटा? इसेंशियल एमिनो एसिड। और ये 10 हैं। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, गलती करते हैं, इसेंशियल के 10 अलग याद करेंगे और नॉन इसेंशियल के 10 अलग याद करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? आप एक काम कर लो ना कि आप इसेंशियल वाले 10 अच्छे से याद कर लीजिए। आप इसेंशियल वाले 10 अच्छे से याद कर लीजिए तो बाकी जो बचेंगे बेटा वो ऑलरेडी कैसे बचेंगे? नॉन इसेंशियल के तो बचेंगे। आप इसेंशियल के 10 अच्छे से पढ़ लीजिए तो जो बाकी बचेंगे बेटा कौन से बचेंगे? नॉन इसेंशियल। तो यहाँ पर मैंने जो टेबल बना रखी है 10 के 10 जो लिखे हैं बेटा वो इसेंशियल के लिखे हैं। कौन से लिखे हैं? इसेंशियल के। और क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो पहला मेरे पास वैलीन है, दूसरा ल्यूसीन है, तीसरा मेरे पास आइसोल्यूसीन है, चौथा मेरे पास फेनिल एलानीन है, पांचवा मेरे पास मेथोनिन है, ये ट्रिप्टोफेन है, थ्रेओनीन है, लाइसीन है, अर्जिनिन है और हिस्टिडीन है। ठीक है, ये मेरे पास 10 एमिनो एसिड जो लिखे हैं बेटा वो इसेंशियल वाले लिखे हैं। इनको आपको बाहर से ही बेटा टेक करना पड़ेगा, ये हमारी बॉडी में जनरेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि बेटा इसेंशियल क्या है। आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, आप वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आराम से आप नोट कर लीजिएगा, इसका क्वेश्चन हमेशा पूछता है। ठीक है, अब मेरे पास अगर आप एमिनो एसिड पढ़ रहे हैं तो आपको एक टॉपिक जान लेना चाहिए जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। हम लोग शॉर्टकट में इसको आई और नीचे छोटा सा सफिक्स में पी लिख देते हैं। ठीक है, आईपी। ठीक है, तो भैया हमारे पास जितने भी एमिनो एसिड होते हैं सबका अपना एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होते हैं। आओ भैया इसको समझते हैं कि भाई एमिनो एसिड का बेटा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जो एमिनो एसिड है वो ज्यूटर फॉर्म में भी मोस्टली होता है। जैसे मान लो मैंने एक एमिनो एसिड लिखा यहाँ पर मैंने लिख दिया NH3+ कर दिया, यहाँ बच्चा मैंने CH पे R कर लिया और ये हो गया COO-। ठीक है, ये मेरे पास किसी भी एमिनो एसिड का ज्यूटर आयन हो सकता है। ये मेरे पास
किसी भी एमिनो एसिड का बेटा ज्यूटर आयन हो सकता है। ठीक है, अच्छा ये जो ज्यूटर आयन है अगर कोई पूछे कि बेटा इस पे क्या चार्ज है तो आप बता दीजिएगा बेटा इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि यहाँ प्लस भी है और यहाँ पर क्या है माइनस भी है। तो प्लस और माइनस मिल करके बेटा वो न्यूट्रलाइज हो गया है। क्या हो गया है बेटा? न्यूट्रलाइज हो गया। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस एमिनो एसिड को अगर एसिडिक मीडियम में ले जाता हूँ, अगर मैं इस एमिनो एसिड को ले जाता हूँ बेटा एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम मतलब लो पीएच में ले जाऊंगा। कहाँ ले जाऊंगा बच्चा? लो पीएच। ये जानकारी आपको होगी कि जहाँ का पीएच बेटा कम होता है वो मीडियम आपका कैसा होता है बेटा? एसिडिक होता है। जहाँ का आपका पीएच कम होता है बेटा वो आपका क्या होता है? आपका एसिडिक मीडियम। यानी कि यहाँ पर खूब सारे H+ टहल रहे होंगे, यहाँ पर खूब सारे H+, मतलब मैं अपने एमिनो एसिड को ले जा रहा हूँ एसिडिक मीडियम में जहाँ पर कई सारे क्या प्रेजेंट होंगे? H+। तो बताइए, आप खुद सोचिए ये H+ जाके कहाँ पे जुड़ेगा? भाई प्लस तो प्लस पे जाके जुड़ नहीं जाएगा, तो ये H+ जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्या बनेगा। तो ये हो गया मेरे पास NH3+ हो गया, सिंगल बॉन्ड CH पे R, और ये बन जाएगा COOH। अगर अब कोई पूछता है कि ये भाई कौन सा फॉर्म है, ये न्यूट्रल है, कैटायनिक है कि एनायनिक, तो आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर प्लस आ गया है, तो ये कैटायनिक फॉर्म बन गया। कौन सा फॉर्म बन गया बच्चा? कैटायनिक फॉर्म बन गया। कौन सा बन गया बेटा? कैटायनिक फॉर्म बन गया। बात समझ रहे हैं? मतलब अगर मैं किसी एमिनो एसिड को लो पीएच पे ले जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी एमिनो एसिड को बेटा अगर लो पीएच पे ले जाता हूँ तो उसका बेटा कैटायनिक फॉर्म बन जाता है। अच्छा, इसका उल्टा कर लेते हैं, अगर मैं इसको बेसिक मीडियम में ले जाऊं, बेसिक मीडियम का मतलब क्या हो गया? पीएच यहाँ पर हाई होगा। पीएच क्या होगा? हाई। जब पीएच हाई होगा तो वहां पर खूब सारे कौन टहले होंगे? OH-। जब पीएच हाई होगा तो वहां पर खूब सारे क्या होंगे बेटा? OH-। ठीक है, तो OH- का यहाँ से क्या मतलब, क्योंकि वो भी निगेटिव है, तो ये OH- यहाँ से बेटा क्या निकाल लेगा? H+ निकाल लेगा। बेस जो होता है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है, बेस जो होता है बेटा वो प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ से जब वो H+ निकाल लेगा तो ये बन जाएगा NH2 हो जाएगा, इस वाले CH पे R, और ये हो जाएगा COO-। तो देखिए हाई पीएच पर इस पे ओवरऑल जो नेट निगेटिव चार्ज है वो निगेटिव चार्ज आ गया, तो एनायन बन गया। क्या बन गया बेटा? एनायन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एमिनो एसिड जो होते हैं जब लो पीएच में जाते हैं तो कैटायनिक फॉर्म में आ जाते हैं, और एमिनो एसिड जब हाई पीएच में आते हैं तो एनायनिक फॉर्म में आ जाते हैं। मगर एक ऐसा भी तो पीएच होगा जिस पर इसका ये ज्यूटर वाला फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो जिस पीएच पर इसका ये न्यूट्रल फॉर्म, ध्यान रखिएगा, वो कैटायनिक फॉर्म है, ये बेटा एनायनिक फॉर्म है, मगर ये बच्चा कैसा है? इसका न्यूट्रल फॉर्म है। तो जिस पीएच पर इसका ज्यूटर आयनिक फॉर्म या जिस पीएच पर इसका न्यूट्रल फॉर्म बेटा एग्जिस्ट करेगा उस वाले पीएच को ही हम नाम देते हैं बच्चा आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। मतलब जितने भी मेरे पास एमिनो एसिड होते हैं सबका एक बेटा ऐसा पीएच होता है, अगर मैं उस पीएच को मेंटेन कर लेता हूं, अगर मैं सॉल्यूशन में उस पीएच को मेंटेन कर लेता हूं ना बेटा, तो उसका ज्यूटर आयन वाला फॉर्म एग्जिस्ट करेगा, या मैं ऐसे बोल सकता हूं बेटा उसका न्यूट्रल फॉर्म एग्जिस्ट करेगा। तो जिस पीएच पर, जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास ग्लाइसिन का जो IP है वो 6.8 है, ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि ग्लाइसिन का जो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट है वो 6.8 है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं ग्लाइसिन के सॉल्यूशन का, इसका मतलब ये है अगर मैं ग्लाइसिन के सॉल्यूशन का पीएच अगर मैं 6.8 मेंटेन कर दूं, अगर मैं ग्लाइसिन के सॉल्यूशन का पीएच अगर मैं 6.8 मेंटेन कर दूं तो इसका ये वाला फॉर्म एग्जिस्ट कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं ग्लाइसिन के सॉल्यूशन का पीएच इससे कम कर दूं, अगर इससे कम कर दूंगा तो बेटा कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा, और अगर ग्लाइसिन के सॉल्यूशन का पीएच अगर 6.8 से मैं ज़्यादा कर दूंगा
तो बेटा वो एनायनिक फॉर्म में आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको किसी भी एमिनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समझ में आ गया होगा। मेरे पास जितने भी एमिनो एसिड होते हैं सबका एक ऐसा पीएच होता है जिस पर बेटा उसका न्यूट्रल फॉर्म एग्जिस्ट करता है। तो जिस पीएच पर किसी भी एमिनो एसिड का बेटा उसका न्यूट्रल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उस पीएच को हम उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड का बेटा क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये जो जानकारी थी वो आपके थी एमिनो एसिड्स की, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा प्रोटीन का डिस्कशन कर लेते हैं कि भैया मेरे चच्चा मेरे प्रोटीन क्या होता है। हेडिंग डाल दिए सभी लोग, प्रोटीन आज स्टार्ट कर देते हैं, ख़त्म 1-2 टन के अंदर ये भी हो जाएगा। बाकी इसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना के आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। अब देखो भाई, बायोमोलिक्यूल का एक साथ वीडियो अपलोड हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल 1 शॉट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका वीडियो बेटा एक साथ अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, प्रोटीन बेटा क्या होता है, तो प्रोटीन मेरे पास एक प्रकार का पॉलीमर होता है। प्रोटीन बच्चा क्या होता है बेटा, पॉलीमर। और बेटा जिसका जो मोनोमर होता है बेटा वो होता है एमिनो एसिड। मतलब अगर मैं कई सारे एमिनो एसिड्स आपस में जोड़ता हूँ, ठीक है, अगर मैं कई सारे एमिनो एसिड्स आपस में जोड़ता हूँ तो मेरे पास जो बनेगा वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा। मगर कई सारे जोड़ने के पहले मैं आपको 2 जोड़ के दिखाऊंगा, फिर 3 जोड़ के दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे को समझाना है पहले डाईपेप्टाइड क्या है, फिर ट्राईपेप्टाइड क्या है। यानी कि कुल मिला के देखिए ध्यान से, जैसे मान लो मैंने कोई एमिनो एसिड लिया इस तरह से NH2, उसके बाद CH पे यहाँ R1 कर रहा हूँ और C डबल बॉन्ड पे यहाँ मैं कर ले रहा हूँ OH, ठीक है, ये मेरे पास हो गया। अब मैं एक दूसरा एमिनो एसिड ले रहा हूँ, हो सकता है यही हो सकता है चेंज हो, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखूंगा HNH, बेटा NH2 को मैंने ऐसे लिख लिया। उसके बाद यहाँ हो जाएगा CH पे R2 और फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड वे OH, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों से जब मैं वाटर यहाँ से एलिमिनेट कर दूंगा, माइनस का जल का मॉलिक्यूल बाहर हो गया, तो देखिए क्या बना, NH2 हो गया, ये हो गया CH पे R1 हो गया, यहाँ से बेटा C डबल बॉन्ड O बचेगा और यहाँ से बेटा NH बचेगा, क्या बचेगा NH, और फिर हो जाएगा CH पे R2, फिर हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनता है, बहुत ध्यान से बस सुनेंगे, ये मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनता है इसका नाम होता है डाईपेप्टाइड। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बेटा डाईपेप्टाइड क्या होता है। अच्छा, पेप्टाइड कहाँ से वर्ड आया, तो ये जो बॉन्ड बना है, ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉन्ड बना है ये पेप्टाइड बॉन्ड है। इस बॉन्ड को जहाँ पर CO के बगल में आपको NH दिखाई पड़ेगा उसे आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, पेप्टाइड बॉन्ड। मगर चूंकि ये 2 मॉलिक्यूल के जुड़ने से बना है तो इस पूरे का नाम, मतलब ये जो पूरा मॉलिक्यूल बन के आ गया है ना, इसका नाम बेटा है डाईपेप्टाइड, ठीक है। अगर कोई पूछे कि डाईपेप्टाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है तो आपको ये जवाब देना है कि जब 2 एमिनो, डाई बोल रहा है आप 2 जोड़ दीजिए, काम खत्म। जब 2 एमिनो एसिड आपस में कंबाइन होंगे, जब 2 एमिनो एसिड सिमिलर भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जब 2 जुड़ेंगे बेटा तो जो बन के आएगा उसका नाम होगा डाईपेप्टाइड। इस मॉलिक्यूल का नाम है डाईपेप्टाइड, बॉन्ड का नाम नहीं होता है, इस मॉलिक्यूल का नाम है बेटा डाईपेप्टाइड, ठीक है। हाँ, और इसमें पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, तो हमेशा एक कम होगा। तो देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो एक ही है, मतलब अगर मेरे पास डाईपेप्टाइड है तो वहां पर पेप्टाइड बॉन्ड केवल एक होगा, एक कम होगा, ठीक है। अच्छा, अगर किसी ने आपसे पूछ दिया कि भैया मेरे चाचा मेरे ट्राईपेप्टाइड क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे, भैया जब 2 एमिनो एसिड जोड़े थे तो क्या बना है, डाईपेप्टाइड। इसी तरह एक और चपका दूंगा इसमें, तो जो मेरे पास बनेगा उसमें मेरे पास उसका नाम होगा, वो जो मॉलिक्यूल बन के आएगा उसका नाम होगा ट्राईपेप्टाइड मॉलिक्यूल, ठीक है। और उसमें बेटा जो पेप्टाइड बॉन्ड होंगे वो 2 होंगे, कितने होंगे बेटा, 2। मतलब जब ट्राईपेप्टाइड पूछेगा, जब आपसे पूछेगा बच्चा कि ट्राईपेप्टाइड क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे कि जब 3 एमिनो, ऐसे लिखेंगे 3 एमिनो एसिड्स आर कंबाइंड टू ईच अदर देन वी गेट ट्राईपेप्टाइड, ठीक है ना। और उसमें अगर आपसे पेप्टाइड बॉन्ड पूछेगा तो वो एक कम करके बताना, उसमें केवल 2 होंगे। जैसे मान लो
मैं इसके बदले कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लो ग्लाइसिन को जोड़ रहा हूँ, ग्लाइसिन को जोड़ रहा हूँ और एलानिन को जोड़ रहा हूँ। तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, NH2, ये हो गया CH2, C डबल बॉन्ड O और यहाँ हुआ OH, ठीक है, ये बेटा ग्लाइसिन है। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ एलानिन के साथ, इसका फॉर्मूला होता है HNH, उसके बाद CH पे यहाँ मेथिल हो जाता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हो जाता है OH, ठीक है। तो ये बेटा वाटर निकल जाएगा इस तरह से। वाटर निकलने के बाद, ठीक है, इधर हो गया बेटा NH2 हो गया, ये बेटा CH2 हो गया, C डबल बॉन्ड O के बगल में NH हो जाएगा, फिर यहाँ पर CH पे नीचे CH3 और ये हो जाएगा COOH। ये बेटा कोई पूछे कि डाईपेप्टाइड है या ट्राई, तो आप बोलोगे ये डाईपेप्टाइड है। किसका है बेटा, GLY-ALA का है। किसका है बेटा, GLY-ALA का है। अगर कोई पूछे आपसे ये क्या है, GLY-ALA फिर -TYR, अब बताइए ये क्या है, तो आप क्या जवाब देंगे, बेटा ये ट्राईपेप्टाइड है। ये क्या है बेटा, मेरे पास ट्राईपेप्टाइड है। क्या है बेटा, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, क्योंकि आपको साफ दिख रहा है कि ग्लाइसिन है, एलानिन है और टायरोसिन है। अगर किसी ने पूछ दिया कि इसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे ट्राईपेप्टाइड। और इसके अंदर बेटा अगर आपसे ये पूछ दे कि बेटा इसके अंदर कितने पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, तो आप बता देंगे सर 2 पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर होंगे, ठीक है। अब अगर इसी तरह से मैं कई सारे एमिनो एसिड्स जोड़ता चला जाऊं, 100, 150, 200, 250, तो मेरे पास जो बनेगा पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड की जब बहुत बड़ी चेन बन जाती है तो उसी को मैं बोलता हूं प्रोटीन। अगर आपसे कभी प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आ जाए तो आप ऐसे बनाइएगा। देखिए यहाँ लिखा मैंने NH2, फिर लिखा मैंने CH पे R1, फिर लिख दिया C डबल बॉन्ड O के बगल में OH। कम से कम 3 तो आप पहले जोड़िएगा, बताऊंगा, ठीक है। फिर यहाँ लिख दिया HNH, उसके बाद यहाँ लिख दिया CH पे R2, फिर लिख दिया C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। फिर मैंने इसी तरह से यहाँ लिखा HNH, उसके बाद CH पे मैंने कर दिया R3, C डबल बॉन्ड O OH, ठीक, मैंने 3 लिख लिए। 3 कितने, 3 लिख लिया। अब बताओ इसका बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा OH ग्रुप हटेगा और उसका H, मतलब ये वाटर निकलेगा और इसी तरह से यहाँ पर भी वाटर निकलेगा। अगर मैं खूब सारे ऐसे एरो बना दूं, इसका मतलब ये पॉलीमराइज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन के आ जाएगा। क्या बन के आ जाएगा बच्चा, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन के आ जाएगा, जिसे मैं पहले तो बोलता हूं पॉलीपेप्टाइड। क्या बोलता हूं बेटा, मैं पहले तो बोलता हूं पॉलीपेप्टाइड बोलता हूं, मगर उसी पॉलीपेप्टाइड के जो मॉलिक्यूल और जुड़ते हैं तो मैं बोलता हूं प्रोटीन। अब मेरे को इसको फाइनली लिखना है, तो बताइए अच्छा यहाँ पर NH का बेटा क्या इस्तेमाल हो रहा है, H। देखिए ध्यान से, NH का H इस्तेमाल हो रहा है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का क्या इस्तेमाल हो रहा है, OH। तो मैं पहले ऐसे करके ऐसे बना लूंगा, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद यहाँ NH2 नहीं, इसका मतलब आप जान रहे ना, इसका मतलब ये इधर जुड़ा होगा, इसका मतलब बेटा इधर जुड़ा होगा और यहाँ पर आएगा NH आएगा। NH क्यों आएगा बच्चा, क्योंकि S तो इस्तेमाल हो गया होगा बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेरे पास CH पे आएगा R1, फिर यहाँ पर आएगा मेरे पास C डबल बॉन्ड O, इसके बगल में ये आ जाएगा NH, पहला पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा CH पे R2, उसके बाद फिर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, NH आ जाएगा। उसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं, फिर हो जाएगा बच्चा CH पे R3। अच्छा अब यहाँ बताइए कि मेरे को इसका OH इस्तेमाल करना है, मतलब मैं यहाँ से क्या निकाल दूंगा, OH, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये ऐसे जल के होल N लगा दूंगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो लॉन्ग चेन बन गई ना बेटा, ये जो लॉन्ग चेन बन गई बेटा, ये प्रोटीन की बन गई है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 AMU से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब प्रोटीन की चेन आप तभी बोलेंगे जब इसका जो बेटा मॉलिक्यूलर वेट है, इसका जो अणु भार है, जो मॉलिक्यूलर वेट है बेटा, वो 1000 AMU से अगर ज़्यादा होगा तो मैं ऐसे बोलूँगा बेटा आप प्रोटीन है। अगर इससे काफ़ी कम है तो ये पॉलीपेप्टाइड तो बन गया है, पॉलीपेप्टाइड तो बन गया है मगर ये प्रोटीन नहीं बना है। पॉलीपेप्टाइड तो बन गया है मगर ये बेटा प्रोटीन नहीं बना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। तो हम लोगों ने आज के सेगमेंट में क्या क्या सीख लिया बेटा, कि मेरे पास जो एमिनो एसिड था
उसका बेटा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स क्या था वो मैंने बता दिया। उसके बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे जो पूछता है बेटा वो क्या पूछता है कि डाइपेप्टाइड क्या है सर, ट्राइपेप्टाइड क्या है। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डाइपेप्टाइड का मतलब क्या है भाई, दो जोड़ोगे अमीनो एसिड के तो जो मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम है डाइपेप्टाइड, उसके अंदर एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा। जब आप 3 जोड़ेंगे तो उसका नाम बनेगा ट्राइपेप्टाइड, उसके अंदर 2 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे। अगर आप 10 जोड़ देंगे तो आपका डेका पेप्टाइड हो जाएगा, मगर उसके अंदर बेटा जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं उनकी संख्या 9 होगी। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मैं बता दूं अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो बेटा कर लो। नोटिफिकेशन कैसे आएगा, इंटर का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, कुछ दिन में बायोमोलिक्यूल का एक 1 शॉर्ट वीडियो आ जाएगा जिसमें आपका करना क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे लिख के आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।